अजीज, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप 17 मार्च के लिए बिल्कुल तैयार होंगे, राइट? तो चलिए आज हम लोग एक ऐसे चैप्टर को रिवाइज करने जा रहे हैं जो आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया गया था, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। बहुत ही टू द पॉइंट शॉर्टकट में इसका रिवीजन करेंगे और कुछ इसके 2-3-4 क्वेश्चन करेंगे ताकि सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाए। ओके, तो तैयार हैं आप लोग? चलो, अगर आपसे मम्मी कहती है कि भाई फ्रिज की बोतल भर दो, गर्मियां आ गई है, आपने फ्रिज की बोतल भर दी है ना, पानी लिया, उसको फ्रिज में रखा, फिर वापस से बेड में लेटे थे, बेड में लेट गए, तो मम्मी ने कहा कि कोई काम ही नहीं करता, दिन भर लेटा रहता है। इसका मतलब पता है, क्योंकि आपने कोई भी वर्क नहीं किया। बेसिकली वर्क डन क्या होता है? वर्क डन, कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं, वर्क डन है। मैं चिल्ला रहा हूं, बोल रहा हूं, अरे एक मिनट, तो क्या पानी भरना वो वर्क डन नहीं हुआ क्या? वो भी तो वर्क डन हुआ। देखो वर्क डन क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, W इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि फोर्स आप लगा रहे हो वो तो अलग की बात है, उससे अपना कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ओके, तो वर्क डन इज नोन एज फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया बात है। व्हाट इज द एसआई यूनिट? तो आपको पता है जूल होती है वर्क डन की एसआई यूनिट। चलो ठीक है। अब वर्क डन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है। तो जीरो की एक कंडीशन तो मैंने बता दी कि जब आपने जो वर्क डन किया वो क्या किया, फोर्स तो लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वर्क डन जीरो हो गया। ठीक है। इसके बाद दूसरा केस क्या होता है, अगर आप 180 डिग्रीज में वर्क कर रहे हो, मतलब कुछ इस तरह से आप वर्क इधर कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो रहा है 180 डिग्रीज, बात समझ में आई कि नहीं? तो भी हमारे पास वर्क क्या होता है? नेगेटिव होता है। एक चीज और, अगर अगेंस्ट वर्क हो रहा है, मतलब जो हमारा फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, तो भी हमारा जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? उस केस में नेगेटिव होता है। ठीक है, जीरो के 2 केस समझ में आ गए। अच्छा, वर्क डन हमारे पास हो गया जीरो, कब होता है समझ में आ गया। अब वर्क नेगेटिव की बात करेंगे, तो अगर वर्क कैसा हो रहा है, 180 डिग्रीज में हो रहा है या तो अपोजिट हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो फिर वर्क डन हमारा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, जीरो वाला एक केस। इसके बाद वर्क डन पॉजिटिव कब होता है? पॉजिटिव तब होगा अगर हम लोग जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फिर वो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बहुत बढ़िया बात है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज 1 जूल ऑफ वर्क, तो आपको पता है व्हेन 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड इट डिस्प्लेसेस 1 मीटर इज नोन एज 1 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, इतना ही है। एक और वर्क का फॉर्मूला पढ़ा था, W इज इक्वल टू F इनटू में S cos थीटा। तो कॉस कंपोनेंट क्यों लिया हम लोगों ने, इसको ब्रीफली डिस्कस करने लायक है, लेकिन फिलहाल तक फॉर्मूले से काम चलाएंगे। अब ये थीटा एंगल क्या है? मान लो हमारे पास जो फोर्स लग रहा है वो कोई एंगल में फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, यहां पर क्या है, कोई थीटा एंगल पे जिस पे फोर्स लग रहा है। तो इस केस के लिए अगर हमें वर्क कैलकुलेट करना है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, W इज इक्वल टू F इनटू में S cos थीटा। ठीक है, मान लो cos थीटा की वैल्यू हमने 90 डिग्री कर दी। एक केस और देखो, स्पेशल बता रहा हूं, कुली वाला केस। जैसे कुली है ना, तो आपका स्टेशन में सामान लेता है और सर में रखता है। ठीक है, तो सर में रखा तो उसने सामान तो 90 डिग्रीज में रखा, फोर्स लग रहा है 90 डिग्रीज में, तो अगर फोर्स 90 डिग्री में रखा तो वर्क डन, तो उसके लिए क्या हो गया? जीरो। cos 90 जीरो जैसे ही रखोगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन क्या हो गया? जीरो। तो फिर पैसा क्यों ले रहा है? वो पैसा ले रहा है आपके साथ साथ चलने का। ठीक है ना, तो ये केस भी आपको समझ में आ गया। तो वर्क जीरो वाली कंडीशन समझ में आ गई आपको। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क जीरो है, 90 डिग्रीज में है तो वर्क जीरो है। अगर 180 डिग्रीज या अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और वर्क है तो वर्क नेगेटिव है, और अगर सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और वर्क है तो वर्क कैसा है? पॉजिटिव है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बहुत बढ़िया बात है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे है हमारे पास कौन? पावर। लेकिन पावर से पहले एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन सर जरा अप्लाई कर दीजिए, और क्या है पहला क्वेश्चन जरा देख लीजिए जरा। क्वेश्चन आपसे कह रहा होगा, अ बॉय ऑफ मास, यही वाला है ना सर? ओके, अ बॉय ऑफ मास 40 kg क्लाइम्स अप अ फ्लाइट टू 30 स्टेप। कितने स्टेप चलता है? 30 स्टेप्स चलता है। स्टेप्स है उसके पास 30, और हर एक स्टेप की जो हमारे पास हाइट है ईच की, वो कितनी हमारे पास? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर आगे क्या कह रहा है? कहता है इन 2 मिनट। टाइम कितना ले रहा है? टाइम टेकन बाय द बॉय इज 2 मिनट। ठीक है, चलो अब एक और केस दिया है। कहता है एक लड़की है जिसका मास कितना है? 30 kg। मास कितना है इसका? 30 kg। इसका मास कितना देखो दिया है? 40 kg दिया हुआ है। ठीक है, तो M1 हो गया, ये हो गया M2। ठीक है, लड़की 10 किलो हल्की है। ठीक है, फिर देखो क्या कह रहा है,
कहता है कि ये भी सेम वर्क करती है, मतलब 30 स्टेप चढ़ रही है, कितना, जिसका 20 सेंटीमीटर हाइट है ओके, हमारे पास स्टेप, और लेकिन इसको टाइम कितना लगता है, 1.5 मिनट लगता है। इसको 2 मिनट लग गया गधे को, है ना, खा खा के मोटा हो गया, और इसको केवल लगा 1.5 मिनट। ठीक है लड़कियां, अब हमारी लड़कियां छोरों से कम है क्या, देखा नहीं क्या, देखा होगा। चलो तो अब इसमें फाइंड करना क्या है अपने को, इसमें फाइंड करना है द वर्क डन। सिंपल एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है, 3rd नंबर एग्जाम्पल है, आप सेलिना बुक ओपन कर सकते हो। तो देखो क्या है इसमें भाई, सबसे पहले वर्क डन बाय द फर्स्ट बॉडी निकलेंगे तो क्या हो गया, mgh। ये भी तो होता है, अगर किसी भी हाइट में, किसी भी अगर मान लो बेस से कुछ ऊंचाई पर हमें वर्क करना है, तो वर्क का फॉर्मूला एक ये भी तो होता है भाई, W इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू में, सॉरी W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू में S होता है। S को रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने H से, और F इज इक्वल टू M इंटू में G, फोर्स इज इक्वल टू M इंटू में A, तो A की जगह G को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हाइट की बात होती है तो हमारे पास G वर्क करने लगता है ना। चलो ठीक है, तो W1 इज इक्वल टू M1 कितना है, M1 कर देंगे, M1 है 40 kg, G है वैल्यू 10 इसमें गिवन है, और हाइट कितना है हमारे पास 3 2 6 600 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करेंगे तो 0.6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इतना क्या आ गया, मीटर में आ गया। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 6 4 जा 240, कितना हो गया 240 जूल। बहुत बढ़िया बात है। अब लड़की का जरा कैलकुलेट कर देते हैं, तो लड़की का हमारे पास वर्क डन कितना हो जाएगा, सर क्वेश्चन हटा दीजिए, लड़की का कितना हो जाएगा हमारे पास, W2 इज इक्वल टू M2GH, हाइट सेम है, G सेम है, तो G1 H1 थोड़ी करेंगे, तो W2 इज इक्वल टू M2 की वैल्यू है 30, G की वैल्यू है 10, हाइट है हमारे पास 0.6 मीटर, तो हो गया 6 6 3 जा 180 हो गया जूल। अब क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है, तो ठीक है ना, तो ये हमारे पास निकल के आ गया। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, चलो बहुत बढ़िया बात है। अगर रेशियो की बात करेंगे तो बॉय का वर्क अपॉन में गर्ल का वर्क इज इक्वल टू 240 अपॉन में कितना 180, कैलकुलेट कराओगे तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 6 4 अपॉन में 3, हाँ 4 अपॉन में 3 4:3। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। सेकेंड पार्ट जरा देखिए क्या कह रहा है इसका, सेकेंड पार्ट इसका कह रहा है कि द पावर डेवलप बाय देम, ये हो गया ना, बहुत बढ़िया बात है। चलो पावर देख लो कितनी डेवलप करते हैं, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है जरा बताओ, तो पावर की अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिर भी जरा देख लीजिए, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, होता है कि नहीं होता। चलो अब आ गए हैं तो डिस्कस कर ही लेते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, और वर्क का फॉर्मूला पावर के रिस्पेक्ट है पावर इनटू में टाइम। ठीक है, मान लो हमें वर्क डन निकालना है किसी भी व्यक्ति का, तो उसका पावर और टाइम का मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। चलो एक चीज जरा देखो, यहां से लिखा है पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ये जो लिखा हुआ है, अगर टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट कम ले रहा है तो उसका पावर क्या है, ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम ज्यादा ले रहा है तो उसका पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो एक लड़का 4 कुर्सी लेकर के 4 स्टेप चढ़ता है 20 मिनट में, और वहीं एक लड़की 4 कुर्सी लेकर के 4 स्टेप चढ़ती है 10 मिनट में, तो बताओ किसका पावर ज्यादा, जिसका टाइम कम उसका पावर ज्यादा, लड़की के अंदर जो पावर है वो क्या है, ज्यादा है। तो बेसिकली पावर क्या होता है कि पावर एक तरह से कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ डूइंग वर्क हम कह सकते हैं। ठीक है, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, वॉट होता है, क्या होता है, वॉट होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, पावर कैलकुलेट करना है। सो पावर ऑफ बॉय क्या हो जाएगा, W1 अपॉन में T1, तो W1 की वैल्यू कितनी आई थी 4, और T1 की वैल्यू कितनी है, कितनी भैया 2 मिनट, हाँ 2 मिनट ओके। और रेशियो निकालना है तो पावर ऑफ गर्ल, तो ये अपॉन में हो जाएगा W2 अपॉन में T2, ये हो जाएगा हमारे पास कितना अपॉन में W2 कितना आया था हमारे पास 3 आया था, और टाइम है 1.5, कैलकुलेट कर लो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बताओ कितना सिंपल है। लो पावर वाला कंसेप्ट भी यहां से आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। पावर का जो कमर्शियल यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोवाट आवर, क्या होता है, किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर में कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के इक्वल होता है। अब एक होता है हमारे पास HP और एक होता है BHP, क्या होता है BHP। ठीक है, एक हॉर्स, ये इसको HP को बोलते हैं हॉर्स पावर और BHP को बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। HP कितना होता है, ये होता है 746 वॉट के, 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट के इक्वल होता है। चलो इतना याद रहेगा, बहुत बढ़िया बात है। आगे कंसेप्ट में चलते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारे पास एनर्जी का, किसका है, एनर्जी का। तो क्या होता है एनर्जी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ऐसा कुछ। चलो भाई
जस्ट अ मिनट। अब हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है एनर्जीज का। मैं भी जरा देख लेता हूं अगला टॉपिक क्या करना है। ठीक है, एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। क्या होती है एनर्जी? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। और बेसिकली जो हमें रिवाइज करना है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में रिवाइज करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यू टू रेस्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसमें है? रेस्ट में। मान लो तुम लेटे हो तो तुम्हारे अंदर भी क्षमता है भाई कि तुम 17 तारीख को जो 17 मार्च को आपका फिजिक्स का पेपर होने वाला है उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये तुम्हारे अंदर की कैपेसिटी है, लेकिन उसको तुम पहचान नहीं रहे हो हनुमान की तरीके, है ना? चलो बहुत बढ़िया बात। फिर हाँ, तो अगर आप लेटे हैं, रेस्ट में है, कुछ हाइट में है, तो आपके अंदर कौन सी एनर्जी भरी पड़ी है? पोटेंशियल एनर्जी भरी पड़ी है, वो वाली नहीं। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी, द ऑब्जेक्ट ड्यू टू एनर्जी पॉसेस्ड ड्यू टू रेस्ट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं के से। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी पॉसेस्ड ड्यू टू मोशन। जैसे फ्लोइंग ऑफ वाटर, करंट वाटर जो होता है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, तो वाटर क्या होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान लो कोई बुलेट फायर कर रहा है या कोई मान लो बो से एरो निकल गया, तो कौन सी एनर्जी है? वो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है ना? जैसे डैम्स की बात करें तो डैम में जैसे वाटर स्टोर है, तो वाटर स्टोर है तो कौन सी एनर्जी हो गई? पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ठीक है, इसके बाद वाटर गिरा, जब गिरा तो उसमें मोशन में आ गया, तो मोशन में कौन सी एनर्जी प्रोसेस होती है? काइनेटिक एनर्जी। और मोशन के बाद उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? मैकेनिकल में। ठीक है ना? मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्जन ऑफ आपको एनर्जी इस चैप्टर से पढ़ के जाने, हो सकता है एक आध नंबर में पूछा जा सके। ठीक है, चलो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी अभी पढ़ के आया हो, W इज इक्वल टू mgh। बस यहां पर क्या हो जाएगा? U इज इक्वल टू mgh। भाई आपके अंदर जितनी एनर्जी होगी उतना ही तो वर्क करोगे ना, इसलिए मैंने वर्क डन को एनर्जी से क्या हुआ? इंटरचेंज किया। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास हाफ mv स्क्वायर। मतलब किसी भी बॉडी का मास और उसका जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसका हाफ जो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। चलो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, एक वर्ड आपने सुना होगा मोमेंटम, सुना ही नहीं सुना? क्या होता है? P इज इक्वल टू mv, सुना है? क्या हम यहां से कोई रिलेशन निकाल सकते हैं? B इज इक्वल टू रूट, P इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? रूट 2 इंटू में मास, ठीक है, इंटू में काइनेटिक एनर्जी, है ना? इंटू में काइनेटिक। ये एक रिलेशन होता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, याद रहेगा? ठीक है, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। चलो बहुत बढ़िया बात है। फिर हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वो क्या टॉपिक आता है? वो आता है थ्योरम का, वर्क एनर्जी थ्योरम का। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी भी बॉडी में, वर्किंग बॉडी की एनर्जी में चेंजमेंट देखा जाए तो वो उसके वर्क डन के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? वर्क डन के इक्वल होगा। सपोज मान लो कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ए पॉइंट से चलना शुरू करता है और बी पॉइंट में पहुंच गया, तो यहां पर जो उसकी एनर्जी होगी, एनर्जी इसको बोलते हैं इनिशियल। क्या बोलते हैं? इनिशियल। और इसको बोलते हैं एनर्जी फाइनल। तो अगर मैं एनर्जी फाइनल में एनर्जी इनिशियल सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वर्क डन के बराबर होगा। ये कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, फिर से जरा समझ लो। वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट दैट व्हेन एनी ऑब्जेक्ट is in motion then if we subtract the final energy and initial energy, ठीक है, it denoted the work done by the body। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। और अगर आपको बुक की लैंग्वेज में बात करूं तो बुक में लिखा है अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी। ठीक है, चलो क्या होता है वर्क डन? W इज इक्वल टू होता है हमारे पास F इंटू में S होता है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। बस इनकी वैल्यू उठा के प्लेस करो, आपको वर्क एनर्जी थ्योरम मिल जाएगी। W इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू M इंटू में A, और S की वैल्यू क्या होती है? S की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन में 2A। कहां से आया? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, V स्क्वायर थर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो यहां से देखो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन में 2A इज इक्वल टू S की वैल्यू आ गई, वही उठा के मैंने यहां पर प्लेस की। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो आगे देखो, जैसे ही वैल्यू प्लेस की आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा हमारे पास? जरा देखो, M इंटू में A इंटू में V स्क्वायर
ठीक है, अपॉन में 2a, m इंटू में a इंटू में v स्क्वायर अपॉन में 2a, अलग अलग कर दिया मैंने। ये हो जाएगा m इंटू में a इंटू में क्या हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन में 2a। देखो a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, तो देखो हाफ mv स्क्वायर बचा, w इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ, देखो बचा हाफ mu स्क्वायर। u है इनिशियल, v है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, तो यहां मैं लिख सकता हूं w इज इक्वल टू 1/2, m तो कांस्टेंट रहेगा ना, इट कैन नेवर बी चेंज, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसी को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। बताओ 3 स्टेप में आई, कुछ बताओ क्या जादू मंत्र मैंने पढ़ा क्या? कितना आसान है, रिवाइज हो गया, क्लियर है। चलो अच्छा ये बात ध्यान दीजिएगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लो, और हाँ सपोर्ट बनाना बहुत जरूरी है। इसके बाद आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं, या कौन से चैप्टर का आपको क्विक रिवीजन चाहिए, जिससे आप अपने 17 मार्च को होने वाले फिजिक्स फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, थोड़ी सी हेल्प हमारी तरफ से भी। ओके चलो बात करते हैं हम लोग अब अपने अगले टॉपिक की, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं, और ये लास्ट टॉपिक होगा, लेकिन इसके पहले हम लोग करेंगे 2 क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 2 लगा दीजिए प्लीज। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये है सर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ओके क्वेश्चन है हाउ इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग कार्ट affected if mass is double and velocity reduced to 1/3। तो क्या करना है अपने को, मास को कर देना है डबल और वेलोसिटी को कर देना है 1/3 v। 2 केसेस है, जरा देखिए भाई, हाफ mv स्क्वायर, ये तो हो गया केस नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी का। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1/2, m की वैल्यू 2m रखा, v स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई mv स्क्वायर। पहली आधी थी अब पूरी हो गई, तो डबल हुआ कि नहीं हुआ? ओके तो काइनेटिक एनर्जी आल्सो विल डबल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी भी बॉडी का मास क्या करता हूं, इंक्रीज करता हूं, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मास के अकॉर्डिंग ही इंक्रीज होगी। ठीक है, आसान शब्दों में कह सकते हैं कि द काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया बात। इसके बाद जरा वेलोसिटी के बारे में देख लीजिए, फिर पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। अब इस v को 1/3 करना है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू में 1/m क्यों, m इंटू में 1/3 v का स्क्वायर कर दिया, तो कितना हो जाएगा ये 1/2, तो हाँ है ना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 3 9 9 3 9, ये हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन में 3 3 9 2 18। कुछ इस हिसाब से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगी। देखो पहले कितना था, हाफ था, हमने वेलोसिटी को क्या कर दिया, रिड्यूस किया, तो ये और रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ये तो हो गया रिलेशन हमारे पास मास और वेलोसिटी का। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बहुत बढ़िया बात है। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। सर क्वेश्चन नंबर 3 अप्लाई कर दीजिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? फिर हम चलेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, थ्योरम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 0.1 kg एंड मोमेंटम कितना कह रहा है 20 kg मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया बात है, हमारे पास मास दिया है और मोमेंटम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमारे पास? मास दिया है कितना, मास दिया है 0.1 kg, 0.1, और मोमेंटम कितना दिया है 20 kg। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी, है ना। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है हमको 1/2 mv स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे कि सर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का भी तो एक रिलेशन है, p इज इक्वल टू √2m इंटू में k, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लो। तो इतना लंबा क्यों सोचना जब यहां से काम हो जाएगा। v की वैल्यू नहीं दी है अब हमें, लेकिन पता जरूर है कि p इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू में v, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, v इज इक्वल टू p अपॉन में m। मास तो गिवन है ना यार, बात समझ में आएगी नहीं? और मास तो चेंज भी नहीं होगा, वो तो कांस्टेंट रहेगा। वैल्यू उठा के प्लेस करो जरा इसमें वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट करो कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m इंटू में v की वैल्यू p अपॉन में m, मास से मास कैंसिल आउट हो गया। अब ये बच्चा क्या बचा, ये बचा 1/2 इंटू में p, और अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करूंगा 1/2, p की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, कितना आ गया हमारे पास
10 जूल ऑफ एनर्जी आ गई। बताओ कौन सा इसमें रामायण थी, कितना आसानी से हो गया कि नहीं हो गया? बहुत बढ़िया बात। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एक हमारे पास कंसेप्ट भी है। क्या कहता है कि अगर मान लीजिए किसी एक h हाइट है, मान लो क्या है हमारे पास h हाइट है, और इस h हाइट से कोई ऑब्जेक्ट को मैं फ्री फॉल कराता हूं। फ्री फॉल जानते हैं ना, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स केवल गिरती है, तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? फ्री फॉल मोशन बोलते हैं। सपोज कोई बॉडी है किसी ए प्लेस पे, और ए प्लेस से गिरती है, फिर बी प्लेस में आती है, और फिर डाउन टू द अर्थ आ जाती है सी प्लेस। ठीक है, ये मान लो अर्थ बेस। ओके, और ये ए से बी कितना डिस्टेंस कवर करती है? x डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, तो ये हाइट हमारे पास कितना बचा? ये बचा हमारे पास कितना? h माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट होनी चाहिए। ए कंडीशन में भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, बी कंडीशन में भी, और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल किसमें? सी कंडीशन में भी सेम होनी चाहिए, तभी तो ये फॉलो होगा। बिल्कुल। चलो आगे बात कर लेते हैं पोजीशन नंबर ए में। अगर ए पोजीशन की बात करें एट ए, तो ए में देखो जरा, पोटेंशियल क्या होगी हमारे पास? mgh। और काइनेटिक क्या होगी? काइनेटिक 0, क्योंकि यहां पर जो हाइट में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अभी फ्री फॉल की पहली कंडीशन है, यहां से जब गिराई जाएगी तो फिर बी में कंडीशन फाइंड करेंगे। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 0 होगी। और वेलोसिटी अगर 0 होगी तो v 0 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। मतलब हमारे पास a में क्या है? p इज इक्वल टू mgh एंड k कितना है? 0 काइनेटिक एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक कितना होना चाहिए? कांस्टेंट, या कितना आ जाएगा? ये mgh आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन नंबर 1। चलो दूसरी कंडीशन पे देखो, बी पोजीशन पे। अब बी में फिर हमें चाहिए पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो एट बी में काइनेटिक कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर होगी कि नहीं होगी? तो पहले v की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम लोग। क्या कर लेते हैं? v की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो v की वैल्यू कहां से फाइंड करेंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या होती है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होती है ना। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? ये हो जाएगी हमारे पास से u तो 0 हो जाएगा ना, इनिशियल 0 थी, तो v की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है? g, और s कितना है? x। भाई ये कितना ट्रेवल करके आई इस पोजीशन पे? x। तो जो हमारे पास s होगा, h होगा, वो x हो जाएगा, g हो जाएगा 2, और u की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि यहां इनिशियल पोजीशन में u क्या था? 0 था। तो हमारे पास v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gx। कोई दिक्कत? पक्की बात? बहुत बढ़िया बात। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर। वी की स्क्वायर की वैल्यू रखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम की वैल्यू, एम वी स्क्वायर की वैल्यू है 2gx। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास? ये आ गई mgx। अब इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो। क्या फाइंड करो? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। क्या होती है? mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी में आ जाएगा हमारे पास m इंटू में g। अब लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बताओ, ये वाली हाइट देखी जाएगी कि ये वाली हाइट देखी जाएगी? भाई अब ऑब्जेक्ट अगर बी में आ गया तो इतना वो ट्रेवल कर चुका, तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, तो वो h कौन सा होगा? जिस पोजीशन पे जो बॉडी है वो होगी वो वाला हाइट लिया जाएगा, ना कि ये हाइट लिया जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत होना। तो यहां पर जब h हम लोग लेंगे तो ये हाइट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज h माइनस x। क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है भाई, ये तो ट्रेवल कर चुका ना, यहां पर है, तो अब जो पोटेंशियल होगी वो इस हाइट के अकॉर्डिंग होगी। बी में हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो h माइनस एक्स हो गया। ये इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो जाएगा? mgh माइनस mgx। क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है? ओके। तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज कांस्टेंट। काइनेटिक की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? mgh आई थी, दिखी? तो ये हो गया हमारे पास mgh प्लस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? mgh माइनस mgx। ये दोस्त x है तो यहां पर h नहीं, क्या होगा? x होगा। देखो mgx कैंसिल हो गया, क्या बचा? mgh बचा कि नहीं बचा? और यही सेम mgs तो यहां पर भी आ रहा था कि नहीं आ रहा था? देखो
आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था, यहां पर भी आ गया, हमारे पास आ गया। इसका मतलब कि दोनों पोजीशन पे एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, यही तो कहता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जाता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जाता है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो जितनी हमारे पास इनिशियल पोजीशन पे एनर्जी थी उतनी ही हमारे पास मिडिल पोजीशन पे एनर्जी है, और उतनी ही एनर्जी हमारे पास दोस्त कहां पर रहेगी, हमारे पास अर्थ पोजीशन पर रहेगी। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, रिवाइज हो गया होगा, रिकॉल हो गया होगा। तो अब आप डेफिनेटली सी पोजीशन पे निकालने के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लियर हो गया टॉपिक या नहीं क्लियर हो। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय द पेंडुलम। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको समझ सकते हो, अगर कोई डाउट होता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई स्पेशल चैप्टर का आपको न्यूमेरिकल चाहिए, या कोई थ्योरम है या कंसेप्ट है, या जो 2-4-10 मिनट का वीडियो मैं आपके लिए बना सकता हूं जिससे आपकी 17 वाले एग्जाम के लिए थोड़ी हेल्प हो जाए, तो बताइएगा जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा किसी भी तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय द पेंडुलम। देखो, मैं आपको वर्किंग नहीं बताऊंगा, सिंपल सा बताऊंगा। मान लो एक हमारे पास स्ट्रिंग है और ये एक बॉब है। ठीक है, ये मान लो यहां तक आया, ये एक बॉब है, सेम बॉब है, और ये यहां पर आया, ये एक बॉब है। ओके, अब मैंने इसको क्या किया, स्ट्रेच किया पोजीशन ए में, फिर ये जाएगा पोजीशन बी, फिर ये जाएगा पोजीशन सी, कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर जरा देखो, यहां पर जब ये मैक्सिमम हाइट अब कवर कर लेगा, मैक्स हाइट की बात कर रहा हूं मैं, हाइट का मतलब ये जब यहां से वापस जाने लगेगा, तो इस केस में ये क्या करेगा, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। ठीक है, यहां पर पोटेंशियल 0 होगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, mgh। वापस से मैक्स हाइट अपनी कवर करेगा, तो यहां पर काइनेटिक क्या हो जाएगी 0 और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी mgh। अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे ये मिडिल पोजीशन से, मीन पोजीशन से ये ए तक आएगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, और जैसे ही ए पोजीशन से बी में जाएगा इसकी पोटेंशियल डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, जबकि काइनेटिक इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सेम एज मीन पोजीशन से जब ये सी पोजीशन तक जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी फिर से डिक्रीज होना शुरू होगी और पोटेंशियल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, जबकि ये इस सी पोजीशन से बैक जब आएगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और काइनेटिक क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। पोटेंशियल डिक्रीज और काइनेटिक इंक्रीज। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, बस इसी चीज को आपको क्या करना है, एलैबोरेट करके लिख देना है। आपको 3 नंबर इस क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग पोजीशन ए पर भी mgh, sum of potential plus kinetic always constant, sum of potential plus kinetic always constant, sum of potential plus kinetic always constant. It means that energy cannot be created nor be destroyed, it can be changed only one form to the another form, and that's all. I hope कि आपको मजा आया होगा। बहुत ही शॉर्ट रिवीजन है, दिल खुश हो जाएगा। जरूर देखिए वीडियो, अपने फ्रेंड्स का शेयर करिए और सपोर्ट बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही, हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।